तो आज हम चैप्टर जो 9 चैप्टर है 9 चैप्टर अपना वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर द मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट आर नोन एज बायोमॉलिक्यूल्स। अब अगर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर हम देखें कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स या कौन कौन से कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी बेसिक कंपोजिशन के बारे में देखें तो हमें पता चलेगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनका अगर हम जो है मॉलिक्यूल्स को, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि उनकी कंपोजिशन में बेसिक ये वाली एलिमेंट होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ये उनकी बेसिक कंपोजिशन को बनाता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिज्म के साथ साथ अर्थ क्रस्ट की बात करें, आपको पता होगा व्हाट इज अर्थ क्रस्ट, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हम मानते हैं कि क्रस्ट के अंदर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमें जान के पता चलेगा, बहुत हैरानी होगी कि जो अर्थ क्रस्ट है उसकी कंपोजिशन भी अगर हम देखें तो इन्हीं से है बनी हुई। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स यही उसकी क्रस्ट में भी प्रेजेंट होते हैं। इट मींस जो हमारे अंदर कंपोजिशन है ऑर्गेनिजम्स की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कंपोजिशन है, जो मॉलिक्यूल्स हमारे अंदर प्रेजेंट हैं, वो अर्थ क्रस्ट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसे इट मींस क्या, हमारे और उनके बीच में, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या कोई भी डिफरेंस नहीं है? लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अगर हम बिल्कुल एक क्लोज एग्जामिनेशन लें अर्थ क्रस्ट की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो हमें पता चलेगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट कार्बन और हाइड्रोजन का जो अमाउंट है वो ज्यादा होता है। अर्थ क्रस्ट में बात करें तो सभी का रिलेटिवली जो है इक्वल होता है, लेकिन अगर हमारी बॉडी की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादातर हमारी कंपोजिशन में कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों का जो अबंडेंस है वो हमारी बॉडी में काफी ज्यादा हमें मिलता है। तो इट मींस डिफरेंस तो है, ऐसा नहीं है कि जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वही सेम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो लिविंग टिश्यू में जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट मिलेगी, परसेंटेज डिफरेंट मिलेगी और अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट मिलेगी। अब बायोमॉलिक्यूल्स, आपने बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स सुने हुए हैं, जैसे आपने सुना है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं और जेनेटिक मटेरियल हमारा एसिड्स हैं। तो ये सारे के सारे बायोमॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी अर्थ क्रस्ट में से तो हमने सैंपल ले लिया और हम उसको स्टडी कर सकते हैं बहुत इजीली, लेकिन आपके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो हम कैसे एनालाइज करेंगे कि किस तरह से कौन कौन से मॉलिक्यूल्स किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है। तो इसको कहते हैं एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैसे एनालाइज करेंगे? तो हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं एनालाइज करने के। बहुत सारे मेथड्स के थ्रू हम एनालाइज कर सकते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारी कंपोजिशन, हम किस चीज से बने हैं। एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम कैसे एनालाइज करेंगे कि जो है हमारे अंदर कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत सारे मेथड्स को फॉलो करना पड़ता है। ऑर्गेनिक वालों के लिए आपकी बॉडी में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं
और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो दोनों के लिए जो मेथड है वो अलग अलग हैं। तो आपके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? हमारी जो कंपोजिशन है उसमें जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं? लाइक प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी में जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक कौन कौन से इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं? लाइक CaCO3, कार्बोनेट्स हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, NaCl और बहुत सारे आयंस जो कि इनऑर्गेनिक आयंस हैं, लाइक मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। ये सारे के सारे भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मैग्नीशियम के आयंस, आयंस ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, तो इन सब के आयंस भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी की इनऑर्गेनिक कंपोजिशन बनाते हैं। तो हम दोनों के लिए अलग अलग पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड की को किस तरह से एनालाइज किया जाएगा और इनऑर्गेनिक को हम किस तरह से एनालाइज करेंगे, ये दोनों मेथड अभी मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं केमिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। आप ये पढ़ रहे हो कि आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन से बायोमॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। पहली बात मैंने आपको बताई कि जिन मॉलिक्यूल से आपकी बॉडी बनी है वो सेम मॉलिक्यूल हमें अर्थ क्रस्ट में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस तरह की परसेंटेज अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होगी वो भी आपकी बॉडी में हो। हमें एक क्लियर सा डिफरेंस देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी में कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। अब हमें पता लगाना है कि हमारे अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन कौन से प्रेजेंट है। तो कैसे पता लगाएंगे, हम कैसे एनालाइज? आज आप सभी को पता है, आज आप सभी पढ़ते हो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। आपको पता है कि प्रोटीन्स जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, लिपिड्स आपकी सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो ये आता है कि कैसे पता चला कि आपकी बॉडी में इतनी तरह के बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, कैसे पता चला, उस चीज को हमने कैसे एनालाइज किया। तो हम पहले आपको बताया कि एनालिसिस जब भी किया जाता है तो हमें पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक में आपको बता दिया प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स, ये सब हैं। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक में कुछ कार्बोनेट्स हैं, कोई NaCl है, जो सॉल्ट्स आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आयंस जो कि एंजाइम के कुछ पार्ट माने जाते हैं, एंजाइम्स को एक्टिव करते हैं, लाइक मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है। इनके आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कैसे एनालाइज किया किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम कैसे एनालाइज करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को? तो हम क्या करते हैं, हम जब भी देखना चाहें ऑर्गेनिक को तो हमें एक मेथड फॉलो करना होता है। उस मेथड में हम क्या करते हैं, एक लिविंग टिश्यू ले लेंगे। हम सबसे पहले टेक लिविंग
टिश्यू लो, वो क्या हो सकता है, वो एक लीफ भी हो सकता है, लीवर का एक पार्ट भी हो सकता है, फ्रूट का एक पार्ट भी हो सकता है, कोई भी लिविंग टिश्यू, प्लांट का भी ले सकते हो या किसी एनिमल का भी ले सकते हो। आपको एक टिश्यू लेना है कोई सा, दैट मे बी अ लीफ, दैट मे बी अ फ्रूट का पार्ट है, दैट मे बी अ पार्ट ऑफ लीवर। एनालाइज करने के लिए आप इस टिश्यू को लोगे, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड किसके बीच में डाल के करेंगे, दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, दैट इज Cl3CC। दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे इस टिश्यू को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ए मोर्टार। एक मोर्टार होता है जिसमें इनको क्रश किया जाता है, मोर्टार एंड पेसल, दो वर्ड यूज किए जाते हैं, मोर्टार एंड पेसल। इसमें हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे टिश्यू को अब ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क क्वेश्चन में कि जब भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एनालिसिस करते हैं तो हम किस में ग्राइंड करते हैं, कौन सा जो है एसिड हम लेते हैं, तो याद रखना है दैट इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। इसको लेंगे, इसमें उस लिविंग टिश्यू को क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे। अब हमने अच्छी तरह से एक स्मूथ जो है स्लरी बना ली, इस स्लरी इज प्रिपेयर्ड। स्लरी या हम कहें एक पेस्ट, ठीक है, एक स्लरी एक पेस्ट हमने बना लिया, इस तरह से इसको ग्राइंड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम फिल्टर करेंगे, फिल्टर करेंगे विद द हेल्प ऑफ चीज क्लोथ कहते हैं, जो हम यूज करते हैं ना फिल्टर करने के लिए। आपने वो स्लरी ली और स्लरी को उस चीज क्लोथ में डाल दिया और फिल्टर कर दिया। जब आप फिल्टर करोगे तो हमारे पास दो चीजें आएंगी, एक तो फिल्ट्रेट जो आपको लिक्विड मिला उसमें, ठीक है, और दूसरा रिटेंटेंट जो बच गया पीछे, फिल्ट्रेट एंड रिटेंटेंट। तो ये दो हमें ऑब्टेन होंगे, वी ऑब्टेन। यहां तक क्लियर है सभी को? लिविंग टिश्यू लिया, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डाला, ग्राइंड किया, क्रश किया इन अ मॉर्टर एंड पेसल, उसकी स्लरी बनाई, स्लरी बनाने के बाद उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद हमारे पास दो तरह के जो फिल्टर आ गया ना हमारे पास, जो तो क्लोथ में रह गया उसको छोड़ दो, जो हमारे पास फिल्ट्रेट आया उसमें दो फ्रैक्शन हम कहते हैं, एक होता है फिल्ट्रेट, एक होता है रिटेंटेट। Two parts obtained. Filtrate, that is acid soluble, और जो दूसरा पार्ट होगा तो हमारे पास दो तरह की फ्रैक्शंस आ गई, एक आ गया हमारे फिल्ट्रेट जो कि एसिड सोल्यूबल है, एक आ गया हमारे पास रिटेंटेंट जो कि एसिड इनसोल्यूबल है, एसिड में इनसोल्यूबल है। तो ये बेसिकली क्या है, जो आपके पास दो पार्ट मिले आपको, एक तो एसिड सोल्यूबल है, एक एसिड इनसोल्यूबल है। तो जो एसिड इनसोल्यूबल है इसके अंदर ज्यादातर होते हैं जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं इसके अंदर, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स आर एमिनो एसिड्स, शुगर्स, ग्लिसरॉल। तो ये सारे के ये है माइक्रो मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे के सारे, तो इसीलिए ये एसिड में सॉल्युबल हैं।
जो हमें रिटेंटेट मिला जो कि एसिड इनसॉल्युबल था, एसिड इनसॉल्युबल कौन कौन से होंगे, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, दैट आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। दीज आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स, काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं ये। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दैट आर प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सारे प्रोटीन्स, पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में अगर प्लांट की बात आ रही है तो हमें हो सकता है उसमें स्टार्च मिला हो, एनिमल की बात आ गई हो सकता है उसमें हमें ग्लाइकोजन मिला हो, या हमें वहां पे प्लांट्स में स्टार्च मिला हो। तो ये सारे क्या जाते हैं, पॉलीसेक्राइड्स। काफी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, तो ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, तो इनको कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स बड़े बड़े जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड जिनको हम कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्मिंग न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए। बेसिक कंसेप्ट आपने ये याद रखना है कि जो हमें दो पार्ट मिले उनमें से एक जो है एसिड सोल्यूबल था और एक एसिड इनसोल्यूबल था। जो सोल्यूबल है उसमें ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जो बहुत ही छोटे हैं साइज में, उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और जो रिटेंटेड मिला हमें, एसिड इनसोल्यूबल मिला, उसमें वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो साइज में काफी बड़े हैं, जिनको हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, इसीलिए वो एसिड में इनसोल्यूबल हैं। लाइक प्रोटीन्स हैं, पॉलीसेक्राइड्स हैं, या हम कहें न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है, आरएनए है और लिपिड्स हैं, ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल्स में। तो इन दोनों को अब आपको ये मिल गए, आपको पता चल गया कि इसमें मैक्रो है इसमें माइक्रो। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाएगा, एनालिटिकल टेक्निक्स, जिसमें टेस्ट किए जाएंगे। अब जो पार्ट मिला उसके ऊपर बहुत सारे टेस्ट किए जाएंगे, कभी उसमें कोई सा केमिकल डाल के रिएक्शन देखा जाएगा कि कौन सा उसमें मॉलिक्यूल है। तो इसके बाद बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे किसी भी मॉलिक्यूल के एग्जैक्ट स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाया जाएगा कि वो क्या अमीनो एसिड है या कोई शुगर है। तो उसके बाद उनकी टेक्निक्स को कहते हैं एनालिटिकल टेक्निक, जो उसके हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में बताती हैं। और अब बात ये तो था कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पता कर लिया, अब हम बात आते हैं कि जो इनऑर्गेनिक है, एक लिविंग के अंदर इनऑर्गेनिक भी प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनका पता हम कैसे लगाएंगे, तो उसको हम कहते हैं एश एनालिसिस। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आपने पता लगाना है, या एलिमेंट्स का, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स का आपने पता लगाना है, तो उसके लिए जो टेक्निक है उसको एश एनालिसिस कहते हैं। एश एनालिसिस में आप क्या करोगे, आपने सेम जैसे उसमें किया, पहले आपने एक टिश्यू लिया, उसको वे किया। पहले तो एक लिविंग टिश्यू लो, उसको वे करो, कितना वेट है उसका, सबसे पहले उसको तो आपको वे करना पड़ेगा। वे करोगे तो आपको उसका एग्जैक्ट जो वेट है आपको पता चल जाएगा कितना है। चाहे अभी सेम आपने लीफ लिया या आपने फ्रूट लिया या आपने लीवर लिया, पहले वेट करना पड़ेगा। तो इस जब आप फर्स्ट टाइम उसको वेट करोगे, लेते ही वे करने, वो उसका फ्रेश वेट होगा, जिसमें आपने अभी अभी वो टिश्यू लिया है और उसको वे किया। तो जो वेट आपको मिला उसमें वो था उसका फ्रेश वेट। उसके बाद आपको क्या करना है, इस टिश्यू को अब आप रखेंगे, तो ये इनिशियल वेट आपको मिल गया, फ्रेश वेट। उसके बाद आप उसको क्या करोगे, कुछ टाइम तक उसको ऐसे रखोगे ताकि उसमें से जो वाटर है वो मैक्सिमम इवेपोरेट हो जाए। इवेपोरेशन के लिए रखोगे काफी टाइम तक के लिए उसको। जितना
जितना वाटर इवेपोरेट हो सकता है उतना आप उसमें से इवेपोरेट करें ताकि वो थोड़ा सा ड्राई कंडीशन में आ जाए। फिर उसको दोबारा से वे करोगे। ये जो वेट अब उसका आएगा इसको कहते हैं ड्राई वेट। जो पहले आपने टिश्यू लिया, एक लिविंग आप लीफ लेते हैं एकदम से, उसका वेट करेंगे वो उसका फ्रेश वेट होता है। बाद में उसमें से मैक्सिमम वाटर जो है अगर वो इवेपोरेट हो जाता है तो उसके बाद आप सेकेंड टाइम वेट लेंगे तो वो उसका होता है ड्राई वेट। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, इस टिश्यू को बर्न कर देंगे हम। टिश्यू को कंप्लीटली जो है फुली बर्न कर लिया जाएगा। अब जो इसमें कार्बन थी वो तो CO2 की फॉर्म में रिलीज होगी। आपको पता है जब भी कंबशन होता है तो उसमें CO2 रिलीज होती है, तो कार्बन कंपाउंड्स में से जितनी भी कार्बन थी वो तो CO2 की फॉर्म में निकल गई, और जो हाइड्रोजन था वो वाटर फॉर्म में इवेपोरेट हो गया सारा का सारा। अब जो बच गया पार्ट वो है ऐश। तो जो ये ऐश है जब इसको हम एनालाइज करेंगे तो इसके अंदर हमें सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, लाइक जो है सल्फेट्स है, क्लोराइड्स है, फोस्फेट्स है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये एलिमेंट्स हमें इस ऐश के अंदर मिलेंगी जो इनऑर्गेनिक पार्ट है लिविंग टिश्यू का। मैम मीटिंग की टाइमिंग कितनी बची है अभी?